हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकाला जाता है, आज यही हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन दोस्तों टॉपिक पढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 11th के हैं और जो बच्चे 12th के हैं, दोनों ही बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले हम जब भी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा। उन बेसिक पॉइंटों के आधार पर हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सिंपल तरीके से किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद में हम अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप डालना, सबसे पहले आपका टॉपिक लिखना आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं चुंबकीय गुण एवं रंग, यही हमारा क्या रहेगा आज का टॉपिक रहने वाला है। लेकिन दोस्तों इस टॉपिक पर आने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, उन पॉइंटों को आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप डालना बेसिक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ लिखना बेसिक पॉइंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें उपकोषों के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जैसे उपकोषों के बारे में नॉलेज होगा तो हम आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, हमारे पास उपकोष हैं। देखना दोस्तों कैसे कैसे होते हैं, एक है एस, एक हमारे पास एस और पी, एस पी डी, एस पी डी और एफ, ये हमारे पास क्या हैं दोस्तों, उपकोष हैं। अब देखना इनको मैं नंबरिंग दे रहा हूँ तो सुनना, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 2 3 3 3 4 4 4 और ये 4। अब सुनना दोस्तों, यहाँ से हमारे पास सबसे पहला बेसिक पॉइंट यही है कि देखो इनको याद कैसे करें। सबसे पहले इनको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का तरीका है एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ। याद कर देखो, एक है 1 है, 1 का मतलब एस है, 2 का मतलब होगा एस और पी, 3 का मतलब होगा एस पी और डी, और 4 का मतलब होगा एस पी डी एफ। एक बार फिर से सुनना, 1 है एस, 2 है एस और पी, 3 है एस पी और डी, और 4 है एस पी डी एफ। अब देखो 1 है, इसका मतलब इसको 1 नंबर दिया, 2 बोले तो एस और पी, देखो इनको 2 नंबर दिया, 2 2, 3 में कौन कौन आएगा, एस पी और डी, तो 3 3 3, 4 यानी एस पी डी और एफ। कितने अंक आ रहे हैं, 4, तो इसको 4 नंबर दे दिया, 4 4 4 4। इस तरीके से दोस्तों हम इनको याद रख सकते हैं। अब देखना दोस्तों, इनमें इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो क्रम होता है वो किस तरीके से होता है। तो इसको देखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो इसमें भरा जाएगा, इसमें जाएगा सबसे पहले, इसको दूसरे से लिखना, सबसे पहले इसमें, इसके बाद में किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें। जो मैं तीर के निशान इनके लगा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्या है हमारे पास क्रम है। तो देखना इस तरीके से ये, और इस तरीके से ये। तो दोस्तों हमने देखा कि देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो किस में भरा जाएगा, अकॉर्डिंग टू ये जो तीर का निशान है ये हमें क्या बता रहा है कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस प्रकार से अंत तक। तो देखना सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके बाद में 2s, फिर 2p, 3s, फिर p, 4s, 3d और ये 4p। इस तरीके से दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखो ना हमारे पास क्या आ गया,
इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, भरने का क्रम। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम देखना दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, सबसे पहले इसमें 1s, तो लिखना यहाँ पर 1s। इसके बाद में किस में आएंगे 2s, ये 2s हो गया। इसके बाद में 2p, इसके बाद में 3s, इसके बाद में 3p, और इसके बाद में 4s, और इसके बाद में 3d, और अंत में किस में आएंगे 4p। दोस्तों यही क्रम आगे इस प्रकार से चलता रहता है। तो दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट निकल करके आ गया। तो एक बार दोस्तों इसको उतारिए, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा। अब दोस्तों आगे देखना, हमारा पहला जो बेसिक पॉइंट है वो यहाँ से क्लियर हो गया है। आगे देखना, दूसरा बेसिक पॉइंट हमारे पास लिखना, बेसिक पॉइंट 2। यदि बेसिक पॉइंट 2 की बात करें तो देखो क्या है, बेसिक पॉइंट 2 हमें क्या कहता है। तो देखना, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए उपकोष के बारे में। उपकोष, उपकोष यानी कि सब सेल, उपकोष सब सेल। तो ये देखो कोष कौन कौन से होते हैं, S, P, D और ये F, ये क्या होते हैं हमारे पास उपकोष या सब सेल होते हैं। अब इन्हीं उपकोषों में, इन्हीं सब सेलों में पाए जाते हैं कक्षक ऑर्बिटल्स जिनको बोलते हैं। तो यहाँ लिखना कक्षक, कक्षक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। अब देखना ऑर्बिटल की बात करें तो जो S उपकोष है इसमें ऑर्बिटल की बात करें तो कितना ऑर्बिटल होता है इसमें, S उपकोष में कक्षक की जो संख्या होती है वो 1 होती है। कितनी होती है 1, जो इस प्रकार से है, जो इस प्रकार से है। P की बात करें तो P उपकोष में कक्षक की संख्या की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार से होती है 3। D की बात करें दोस्तों, इनको आगे लिख रहा हूँ, देखना ये D हो गया और ये हो गया F। D की बात करें तो देखना इसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 और ये 5, 1 2 3 4 5। F की बात करें तो इसमें कक्षकों की संख्या होती है 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक बार फिर से सुनना दोस्तों स्टॉप पॉइंट को, हमारे पास उपकोष है, सब सेल है, उन सब सेलों के अंदर क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। हमारे पास जो S उपकोष है, S उपकोष में कक्षक की संख्या 1 है, P उपकोष में कक्षक की संख्या 3 है, 1 2 3। D उपकोष में कक्षक की संख्या 5 होती है, 1 2 3 4 5। और F उपकोष में कक्षक की संख्या होती है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखना दोस्तों, इन उपकोषों में जो ये कक्षक पाए जाते हैं इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। तो अगला यहाँ पर पॉइंट लिखना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, या आप ले सकते हो अधिकतम, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसमें, इन कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसको ऐसे लगा लेना तीर का निशान। देखो S जो कक्षक है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है 2, P है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, और इसमें आएंगे, इसमें कितने आएंगे 10, और इसमें आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको थोड़ा बच्चों ध्यान रखना है, इसमें 2 आएंगे, इसमें 6, 10 और ये 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों ये हमारा हो गया बेसिक पॉइंट नंबर 2। इसको उतारिए फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने इस पॉइंट को उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। हमारा बेसिक पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब आगे देखना दोस्तों, एक और बेसिक पॉइंट है हमारे पास, एक और है
देखना 3 नंबर का बेसिक पॉइंट आप डालेंगे, 3 नंबर। तो दोस्तों जो हमारे पास 3 नंबर का बेसिक पॉइंट ये है कि देखना दोस्तों, आपको पता है हमारे पास ये क्या होता है, नाभिक। और नाभिक के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, कोष, शैल या ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। इस तरीके से देखना दोस्तों, मैं इनको बना रहा हूँ, एक बार इसको आप लिख लेना। ठीक है दोस्तों, इतना लिखना है। अब देखना सबसे पहले ये क्या है, नाभिक। और नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार स्ट्रक्चर आपको, संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको बोला जाता है कोष, ऊर्जा स्तर। इनमें से सबसे पहले इसकी बात करेंगे जो सबसे बाहरी है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है बाहरी कोष। बाहरी कोष या संयोजी कोष भी आप कह सकते हैं। इसका और भी नाम है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, इस प्रकार से दोस्तों इसके बहुत सारे नाम होते हैं। हमारे पास जो ये कोष है जो सबसे बाहर है, सबसे बाहर होने की वजह से इसे क्या बोलेंगे, बाहरी कोष, संयोजी कोष और वैलेंस सेल बोलते हैं। अब देखो सबसे पहला कोष कौन सा है, ये यहाँ से लिखना, सबसे पहला कोष ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2 है, और नंबर 3 वाला जो कोष है वो सबसे भारी कोष हो गया। ये बात इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हम जब भी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो एक बार इसको उतारना, इसी के अकॉर्डिंग हम एक पॉइंट बनाते हैं। पहले इसको उतारिए फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब देखना इसको आगे, यहाँ से एक पॉइंट निकल करके आता है, आप नोट लगा करके लिख सकते हैं, नोट स्पेशल पॉइंट है, आप लिखें, आप लिखना आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय सबसे पहले बाहरी कोष या इसे क्या बोलते हैं, संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से सुनना, जब भी हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, किसका, आयनों का, इसको स्पेशल ध्यान रखना, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय सबसे पहले बाहरी कोष, संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब भी पढ़ेंगे क्या, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तब ये बात हमको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें कैसे, ये नाभिक हो गया, ये कोष, ये दूसरा, तो ये सबसे जो बाहरी कोष है, ये जो सबसे बाहरी कोष है या संयोजी कोष है, इसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकाले जाएंगे। यही मैं आपको इस पॉइंट में समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक बार इसको उतारिए फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे। तो दोस्तों हमारा जो बेसिक पॉइंट है ये क्लियर हो चुका है। अब आगे देखना, अब देखना दोस्तों, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट है उसी को शुरुआत करते हैं। तो देखना दोस्तों, अब देखना यहाँ पर लिख रखा है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं चुंबकीय गुण एवं रंग। ये है हमारा, क्या है, हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले जो बेसिक बातें मैंने बताई हैं आपको, उनको एक बार ध्यान रखना। यदि वो बातें आपको आ जाती हैं तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही आसान हो जाता है।
तो देखना दोस्तों, ये है हमारे पास टॉपिक आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं चुंबकीय गुण और रंग। तो इसी टॉपिक की हम बात करेंगे। एक बार दोस्तों जो ये लिख रखा है इसको मैं ऊपर उतार रहा हूँ, यहाँ से यहाँ उतार रहा हूँ, देखना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और ये 4p। एक बार चेक कर लो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 4p। इस तरीके से दोस्तों इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखना, अब चलते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने लिया एग्जाम्पल, कॉपर का एग्जाम्पल लिया। किसका एग्जाम्पल लिया? कॉपर। तो जानते हैं यानी कॉपर, तो सबसे पहले जो कॉपर होता है इसके एटॉमिक नंबर की यदि बात करें, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। इसकी अपन बात करते हैं। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। सबसे पहले ये लिखना Cu20 यानी जो कॉपर है, कॉपर 29। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो देखना दोस्तों, ये जो संख्या होती है ये हमारे पास, ये हमें परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करती है? व्यक्त करती है। तो देखना इसी के आधार पर अपन चलते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो लिखने से देखना, यहाँ से देखना मैंने लिख रखा है 1s 2s 2p 3s, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पर इसको उतारने वाला हूँ। तो देखना लिख दिया मैंने। देखो इसी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p 4s और ये 3d। एक बार चेक करो, 1s 2s 2p 3s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3p 4s 3d हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देखना, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 29। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है? 29 है। और मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जो s उपकोष है, p उपकोष है और d उपकोष है और f उपकोष है, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आती है? s में कितनी आएगी? 2, p में कितनी आती है? 6 और d में कितनी आती है? 10 और f में कितनी आती है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखना सबसे पहले यहाँ से भरेंगे तो 1s में कितना आएगा? 2, 1s 2 और s में कितना आएगा? 2, p में कितना आएगा? 6, s में 2 और p में 6 और s में 2 और p में, एक बार इसको काउंटिंग करें, 2 4 10 12 18 20। 20 का मतलब कितना बना है? 29 भरना है। तो 20 कंप्लीट हो गया, यानी 2 4 10 12 18 20 और ये 29। इस तरीके से दोस्तों हमने लिख दिया। लेकिन दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो कॉपर होता है वो एक्सेप्शन, अपवाद होता है। इसकी वजह से ये लास्ट में, अंत में देखना, जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है ये यहाँ पर नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखना दोस्तों, इसका जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हमारे पास एक, यानी कि जो 4, यहाँ से एक बार देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, इनकी बात करें 4s की 3d9 की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का नहीं होता। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत। अब देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पर कि 4s होता है, इसमें तो होता है 1 और इसमें होता है 3d में होता है 10। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। देखो 4s2 था तो 4s1 हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो ये हो गया 3d9 से क्या हो गया? 3d10। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास आ रहा है, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर सही है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन ये आ रही है कि 4s है, यानी 4s का मतलब 1 और d का मतलब देखना, यहाँ पर आप d बना सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 और ये 5। ये 4s कक्षक है और ये कौन सा है? 3d कक्षक है। अब 4s की बात करें तो देखो 4s में इलेक्ट्रॉन कितना है?
इसमें देखना 1 इलेक्ट्रॉन है, भर दिया। डी में देखो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आप दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो कक्षक है ये अर्धपूरित कक्षक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। जबकि इसकी बात करें ये क्या है, पूर्णपूरित कक्षक है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। अर्धपूरित कक्षक का मतलब एक, जब कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो अर्धपूरित कक्षक होता है। जब कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पूर्णपूरित कक्षक होता है, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 2 होती है। 2 होने की वजह से, क्योंकि देखो इसमें 2 भरे हैं, इसका मतलब ये पूर्णपूरित कक्षक है। जबकि देखना इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, अर्धपूरित कक्षक। अब देखना यहाँ पर ये विन्यास न होकर के ये विन्यास होता है इस कॉपर का, तो ये विन्यास न होकर के ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो अर्धपूरित कक्षक है और ये जो पूर्णपूरित कक्षक है, इनका स्थायित्व की बात करें, स्टेबिलिटी की हम बात करें, तो ये स्थायित्व इनका क्या होता है, ज़्यादा। इसी वजह से स्थायित्व ज़्यादा होने की वजह से ये विन्यास न होकर के कॉपर का कौन सा विन्यास होता है, ये विन्यास होता है। तो दोस्तों आप यहाँ से एक पॉइंट भी निकल करके आ गया, क्या लिखोगे यहाँ पर, इनको एक बार मिटा लो। यानी ये कह सकता हूँ मैं कि ये जो विन्यास है यहाँ तक का ये तो गलत है, और ये क्या है यहाँ पर हमारे पास सही विन्यास। इसका कारण क्या है दोस्तों, एक बार इसको मिटा रहा हूँ। इसका कारण है ये जो मैं लिख रहा हूँ, अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होता है। ज़्यादा या ज़्यादा नहीं लिख करके आप अधिक लिख सकते हो, अधिक होता है। इसी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये न होकर के क्या है, क्योंकि इस विन्यास में अंतर देखें तो क्या यहाँ पर अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक है। इस और इन कक्षकों का जो स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, स्थायित्व की बात करें, तो इनका क्या होता है, स्थायित्व ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये विन्यास न होकर के हमारे पास ये विन्यास होता है। तो लिख लो दोस्तों, अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, इसी वजह से ये विन्यास होता है। एक बार इसको यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखना दोस्तों, आपने उतार लिया होगा, इसका मतलब यहाँ से मैं विन्यास को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ मुझे लिखना है 4s1 और यहाँ लिखना है मुझे 3d10। क्या लिखना है मेरे को, यहाँ पर देखना, यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को 4s1 और 3d10। इसको यहाँ तक तो सेम है। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब देखना दोस्तों आगे ये विन्यास, यहाँ क्या था, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4s1 और ये 3d10। ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखना कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 8, यहाँ से काउंटिंग करो, 2 4 10 12 और 18। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विन्यास किसका है, ऑर्गन आपने पढ़ा होगा, आर्गन जो गैस होती है, उत्कृष्ट गैस का आपने विन्यास पढ़ा रखा है मैंने पिछले वीडियो, जो यहाँ इस वीडियो के अलावा जो पिछले वीडियो हैं उनको देखना, वहाँ पर आपको 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने सिंपल तरीके से समझाया है। तो देखना दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका विन्यास हो गया, उत्कृष्ट गैस ऑर्गन का विन्यास हो गया। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं ऐसे लिख दिया, मान लीजिए मैंने Cu कॉपर 29। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिखेंगे, आर्गन, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक, और इसको कोष्टक में बंद कर दिया। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विन्यास हमारे पास कंप्लीट हो गया, यानी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब देखो ये बचा है ये पार्ट, तो इसको और लिख दीजिए, इसको और लिखो। तो इसको लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे 4s1 और ये 3d10। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास क्या, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर हम
इसी को लेकर के आगे चलेंगे। तो दोस्तों आगे देखना, एक बार मैं दोस्तों इसको आगे लिख रहा हूँ, इसको एक बार ऊपर लिख रहा हूँ। तो दोस्तों एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ से दोस्तों देखना आगे, तो यहाँ लिख लेना आप दोस्तों। सबसे पहले बात करें कॉपर की, तो इसको मैं ऊपर एक बार ऊपर लिख रहा हूँ, कॉपर 29। तो इसका क्या होता है, आर्गन कोष्टक में बंद 4s1 3d10। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर लिख दिया है हमने। अब देखना यहाँ से कॉपर का तो ये हो गया। अब देखना सबसे पहले बात करेंगे, हम बात करेंगे एक तो Cu प्लस की, Cu प्लस, एक बात करेंगे Cu प्लस 2 की, क्यूप्रस और क्यूप्रिक आयन की। तो देखना सबसे पहले हमने लिख लिया। तो देखना दोस्तों यहाँ से हम बात करें, मान लीजिए हमें किसका लिखना है, Cu प्लस का। तो यहाँ लिखना है आप पहला पॉइंट हमका Cu प्लस। अब देखना दोस्तों, सबसे पहले इसमें लिखने से पहले मैं बेसिक बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो Cu प्लस का है, प्लस का मतलब यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो देखना अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका लिखने से पहले आप लिख लो इसी का ही, कॉपर का। तो यहाँ लिख दिया मैंने Cu29, और इसका क्या होता है हमारे पास, आर्गन 4s1 3d10। अब देखो दोस्तों आगे मैंने मान लीजिए यहाँ लिख दिया Cu प्लस। तो Cu प्लस लिखा कि देखना आगे Cu प्लस की मैं बात करूँ तो देखो कैसे लिखेंगे ये आर्गन। अब देखना दोस्तों सबसे पहले इसी को लिखने से पहले मैं एक बार थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ, देखना कैसे आएगा। यहाँ पर जैसे ही कॉपर, ये हमारे पास कॉपर का हो गया। अब देखना दोस्तों मैंने आपको एक लास्ट में 3 नंबर का पॉइंट बताया था, उसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन आयनों में जब भी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश से क्या निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक बार इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों। हमारे पास ये आर्गन है और ये इस तरीके से देखो, ये 4s यानी सबसे बाहरी कोश है, इसको इधर और इसको इधर, यानी 3d को पहले लिख लो 3d10 और इसको क्या लिख लो 4s1। इस प्रकार से भी दोस्तों अपन लिख सकते हैं। देखो आर्गन हो गया और ये 3d है, इसको मैंने पहले लिख दिया और 4s को मैंने बाद में लिख दिया, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। तो 3d10 और 4s1। अब देखना दोस्तों यहाँ से अपन बात करें Cu प्लस की, Cu प्लस। अब देखो Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, Cu प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अब देखो सब बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये 4s है ना, ये 4s सबसे बाहरी क्या है, उपकोश या कक्षक ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ से क्या निकाल दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो इसका Cu प्लस आयन का देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, तो देखना लिखना आर्गन और 3d10 और 4s क्या हो गया 0। तो देखना दोस्तों आगे कैसे लिखेंगे इसको, मान लीजिए अब देखना यहाँ से इसको बनाइए 3d बनाइए। तो d में कितने कक्षक होते हैं, d उपकोश में 5 कक्षक, 1 2 3 और ये 5 1 2 3 4 5 और 4s में एक ही कक्षक होता है। अब देखना दोस्तों 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 हैं, तो भरिए 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 4s में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको लिखते हैं 3d और यहाँ लिखेंगे 4s। अब देखना दोस्तों यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे। तो यहाँ पर यदि बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ लिखना, इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखना, यहाँ लिख दिया मैंने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इसे स्मॉल n से क्या डिनोट किया जाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो यहाँ पर नहीं है, देखो युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है सभी जगह, इसका मतलब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, यानी n यहाँ पर क्या है, 0 है। जब आप देख रहे हैं कि जब n की वैल्यू 0 है यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसके यदि रंग की बात करें, इसके रंग, कलर, यदि कलर की बात करें, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर क्या होगा इसका जो कलर होगा वो होगा रंगहीन, कोई कलर नहीं होगा, यानी रंगहीन, यानी कि कलरलेस, ये होगा दोस्तों इसमें इसका गुण। तो दोस्तों एक बार इसको उतारिए फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने इसको उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अब आगे देखना, देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। अब मान लीजिए हमें किसका निकालना है, Cu+2 का। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लो Cu+2। तो क्या करेंगे, आर्गन। अब देखो सबसे पहले बाहरी कोष कौन सा है इसमें, पहले इसको ऐसे भी लिख लो, इसको पहले ऐसे लिखो। अब जो पहले लिखा था ना कॉपर 29 और ये आर्गन है, और देखो 3D को इधर लिख लो, 3D, और ये क्या हो गया 4s। 3D में कितने हैं 10 और 4s में कितना है 1। बस मैंने इनको दोस्तों इधर, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो देखो सेम ही है, कॉपर, आर्गन, 3D, 10 और 4s 1। अब देखना दोस्तों यहाँ पर किसका लिखना है हमें, Cu+2 का। तो यहाँ लिख दो Cu+2। तो क्या आएगा, आर्गन 3D। अब देखो +2 है, +2 का मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी। तो देखो बाहरी कोष की बात करें, ये 4s क्या है बाहरी कोष, तो बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 2। देखो 3D, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 3D देखो यहाँ से 0 हो गया और ये क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये क्या हो गया 3D, ये 3D 9 हो गया और ये क्या हो गया 4s 0। तो इस प्रकार से दोस्तों किसका आ गया, Cu+2 आयन का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। अब देखो दोस्तों ऐसे लिखो इसको, 3D को यहाँ से ऐसे लिखना, 3D बनाओ 3D इस तरीके से, 1 2 3 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5 हो गया, और ये 4s, यानी ये 3D है और ये हमारे पास क्या है 4s। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 4s। अब देखना दोस्तों इसमें 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 9 है, तो कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 4s में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें तो देखो ये तो सारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो क्या है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पर 1 है। इसका मतलब यहाँ लिखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यदि बात करें, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन उसको क्या लिखते हैं स्मॉल n, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, 1 आ गई। अब देखना दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर जो 1 आ रही है इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसकी बात करें कलर की, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसका मतलब इसके रंग की बात करें तो ये होगा रंगीन। कैसा होगा ये रंगीन। रंगीन में भी कौन सा कलर होगा इसका, इसके कलर की बात करें तो ये होगा नीला रंग। कैसा रंग होगा इसका नीला रंग, यानी कि ब्लू कलर। ये दोस्तों आपने देखा। तो एक बार इस दोस्तों इसको उतारिए फिर आगे चलेंगे।
तो दोस्तों आपने इसको उतार लिया होगा, देखना यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1। इसका कलर की बात करें, रंग की बात करें तो क्या होगा ये रंगीन, और रंगीन में कौन सा कलर है इसका, नीला रंग, ब्लू कलर। तो दोस्तों एक बार इसको उतार लो, फिर आगे देखते हैं। अब देखना दोस्तों, हम अगले आयन की बात करेंगे। एक बार इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखना आगे दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों हम आयरन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, और एक बात करेंगे Fe+2 की, और एक बात करेंगे अपन Fe+3। तो देखो Fe+2 है और Fe+3 आयन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले अपने को किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर कितना है इसको बताइए। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, सबसे पहले लिखो Fe का एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 26। अब देखो इसका लिखेंगे तो लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें, तो यहाँ लिखो, तो एक बार इसको उतार लो फिर आगे चलेंगे। यानी Fe+2 की बात करेंगे और Fe+3 की बात करेंगे। एक बार इसको उतारो फिर आगे देखते हैं। तो देखना दोस्तों, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं Fe26। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो सबसे पहले लिखेंगे जो मैंने आपको बता रखा था, जो पीछे लिख रखा है उसको ही, उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे अपन। सबसे पहले क्या आएगा 1s, इसके बाद में 2s, 2p, 3s, 3p और 4s और ये 3d। एक बार चेक करो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। तो ये दोस्तों हमने लिख दिया। अब देखो Fe26 तक लिखना है हमें, तो देखो S में कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1s2, ये 2s2, ये 2p6 और ये 3s2, यहाँ देखना 3p6 और ये 4s2 और ये 3d। अब देखो सबसे पहले इसको काउंटिंग करो, 2, 4, 10, 12 और ये 18, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ऑर्गन का हो गया। तो चेक करो एक बार, 2, 4, 10, 12, 18 और 18 2, 20, कितने भरने हैं, 26 भरने हैं, तो इसमें कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो ये दोस्तों हमारे पास किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, Fe आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो दोस्तों यही तो अभी तो मैंने सिखाया था आपको Sp, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो पॉइंट बताया था, पहला जो बेसिक पॉइंट था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इनको लिखा है। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये किसका हो गया, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसको देखो छोटे रूप में लिखना चाहें तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ऐसे लिख लो। तो देखो 2, 4, 10, 12, 18, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो किसका हो गया, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आप Fe26, तो यहाँ लिखना ये आर्गन आ गया और ये कोष्टक में बंद, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे देखो 4s2 और ये 3d6, यानी 18, 20 और 26, तो बार सुनना 26 भरने हैं, 18, 20 और ये 26, ये है दोस्तों हमारे पास आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और दोस्तों मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा रखा है, एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा कि दोस्तों ये यहाँ से लेकर ये कैसे आया, किस तरीके से आया, ये सारा मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियो में पढ़ा रखा है। एक बार उनको बेसिक देखना, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखना, अब बात करें किसकी, हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर Fe+2 आयन की
और बात करेंगे Fe+3 आयन की। मान लीजिए दोस्तों हमें लिखना है किसका, Fe+2 आयन का। तो देखना सबसे पहले यहाँ लिखोगे आप, पहले तो आप Fe26 का ही लिख लीजिए। Fe26 का क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6। अब किसका लिखना पड़ेगा, अब देखो सबसे पहले देखो इसमें से क्या मैंने बता रखा है कि जब भी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जो बाहरी कोष है उसको इधर और जो आंतरिक कोष का उसको इधर लिख देते हैं। तो एक बार इसको लिख लो, यहाँ पर लिखेंगे Fe26 और ये आर्गन हो गया, क्योंकि बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन पहले निकाले जाते हैं। तो जो 4s है ये बाहरी कोष है, तो इसको इधर लिखेंगे और 3d को इधर लिख देंगे। क्यों लिखते हैं ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आयनों में जब भी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बाहरी कोष से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने 3d6 और इसको मैंने लिख दिया 4s2। सेम ही एज इट इज है, बस इनको मैंने क्या कर दिया, बाहरी कोष को बाहर लिख दिया और इसको आंतरिक कोष को अंदर लिख दिया। तो देखो Fe26 आर्गन 3d6 ये रहा और 4s2 ये रहा, सेम है 3d6 4s2। तो दोस्तों ये लिख दिया। अब मान लीजिए हमें लिखना है Fe+2 का, तो Fe+2 का कैसे लिखेंगे, Fe+2। तो देखना Fe+2 की बात करें तो F+2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कमी है तो कैसे आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन ये 3d6। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से बाहरी कोष से क्या निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4s0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास किसका, Fe+2 का। तो एक बार इसको यहीं लिख लो आप, Fe+2, इसका हो गया हमारे पास आर्गन 3d6 4s0 हो गया। अब देखो पहले इसको बनाइए 3d कैसे बनाते हैं, इस तरीके से 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 और 4s ये। अब देखना दोस्तों इसके अंदर बात करें 3d6 डी के अंदर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो भरो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। एक बार चेक करो इसको, यहाँ लिखेंगे 3d, यहाँ लिखेंगे 4s, 4s में क्या है 0 है। एक बार इसको चेक कर लो सही है क्या। तो देखना दोस्तों आगे यहाँ पर ये 3d हो गया और ये क्या हो गया 4s। अब देखो 3d के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 भर दी हमने। अब यदि बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, n, तो n की वैल्यू बात करें तो n बराबर कितना है यहाँ पर, देखो 1 2 3 4, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी यहाँ पर 4। इसका मतलब इसके रंग की बात करें तो ये क्या होता है हमारे पास, रंगीन होता है, रंगीन होता है। ये देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 4 है। कलर की यदि इसकी बात करें तो ये कैसा होगा, रंगीन होता है। तो दोस्तों एक बार इसके उतारिए फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। दोस्तों यहीं से देखो, यहीं से क्या करना है अपने को, Fe यहीं से निकाल लो। चलो मैं यहीं शुरू से बता देता हूँ एक बार, इसको मिटा लो। यहीं से देखना दोस्तों, पहले इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो F ही है 26 हो गया। अब देखो ये आर्गन और बाहरी कोष को बाहर लिखेंगे, आंतरिक कोष को अंदर लिखेंगे। तो 3d आ गया 3d6 और ये 4s2 हो गया। यानी देखो सेम है 3d, इसको आंतरिक कोष है अंदर लिखा, बाहरी कोष को बाहर लिख दिया। इनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया इधर। अब देखो आगे, अब क्या करना है, Fe+3 का निकालना है। तो यहाँ लिखो आप Fe+3। तो Fe+3 का मतलब देखो यहाँ 3 है, 3 का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब बाहरी कोष में देखो, ये बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने हैं 2। तो बाहरी कोष से 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो टोटल कितने निकल गए 3, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखो आर्गन और 3d, तो 3d में क्या आएगा 5 और 4s क्या हो जाएगा
0। एक बार फिर से चेक कर लो, हमारे पास जब भी Fe+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, इनको चेंज कर दिया जाता है। 3D आंतरिक कोष को अंदर लिखा जाता है, बाहरी कोष को बाहर लिख दिया जाता है। अब देखो 3D6 है 4s2। Fe+3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है, कमी। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन निकालिए आप। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 यहाँ से निकल गई और 1 यहाँ से निकल गया। तो ये तो क्या हो गया, 0। और ये क्या हो गया, क्योंकि 1 ही निकला है तो पहले 6 थे, अब 1 और एक निकल गया तो कितने बच गए यहाँ पर, 5। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक, Fe+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार यहाँ लिख लो आप, Fe+3 इसका क्या होता है, आर्गन 3D 5 और 4s0। अब इसको लिख लो दोस्तों इस प्रकार से, 3D बनाइए। 3D उपकोष, 3D जो उपकोष है उसमें कक्षा कितने होते हैं, 5। 1 2 3 तो 5, और ये 4s में एक ही कक्षा होता है। तो ये तो क्या है, ये तो 3D है और ये क्या है, 4s। अब देखना यहाँ पर 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। 3D में 5 हो गया और 4s में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इधर देखना, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो n का मान आ रहा है, n के यदि मान की बात करें तो देखो n का मान का n का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अयुग्मित हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, 5। तो लिख दो n की वैल्यू 5 है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 5। इसका मतलब यदि रंग की बात करें तो ये भी क्या होता है, हमारे पास रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि दोस्तों आपको कोई नया टॉपिक और चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक चाहिए 11th या 12th से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।